हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपेसिटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है और कैपेसिटर्स होते क्या हैं। तो अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा अभी, तो पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बहुत सारे लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स, ये कॉम्बिनेशन के हवाले से पास्ट पेपर्स में MCQs देखे गए हैं आपके एंट्री टेस्ट के, ख्वाह वो मेडिकल से रिलेटेड हो या वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। तो इसलिए आपने बड़े तवज्जो से सुनना है, और आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व ए कैपेसिटिव सर्किट्स। तो एज़ यू नो डैट के कैपेसिटर्स को जब सर्किट में जोड़ा जाता है तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं उनका वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को एंड टू एंड अटैच कर देते हैं। तो हम लिखते हैं जी एंड टू एंड कनेक्शन। अब एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब क्या है, आइए डायग्राम से देख लेते हैं बच्चों। तो डायग्राम में देखिए, कैपेसिटर है मेरे पास, ये वाला इसकी कैपेसिटेंस है C1। मैं इसके एक एंड को दूसरे एंड से दूसरे कैपेसिटर के एंड से अटैच कर देता हूं, तो ये कैपेसिटर बन गया C2। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से अगर दो से ज़्यादा कैपेसिटर हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो हम आज सारे फार्मूलाज देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सपोज करें मैं इनके साथ एक बैटरी अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स प्लस माइनस, इसका वोल्टेज V है। वोल्टेज V का मतलब है कि इस साइड पे V होगा, इस साइड पे क्या होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर बैटरी का V आ गया, तो यहाँ पर V पोटेंशियल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों, 0 पोटेंशियल आ जाएगा। अब आप देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अटैच किया जाएगा तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली जो चार्ज होगा दोनों में सेम स्टोर किया जाएगा। और चार्जेस की वैल्यू सेम होने की वजह से हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड दैट वुड बी इक्वल टू Q, और Q किसके बराबर होगा, CV। और यहाँ पे C जो होगा C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव। आज के टॉपिक में हमें बेसिकली C इक्विवेलेंट को डिस्कस करना है। C इक्विवेलेंट होता क्या है, इसको ज़रा समझ लें। C इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि अगर इन दो कैपेसिटर्स को उतार के मैं इनके बराबर, इन दोनों के बराबर एक कैपेसिटर लगाऊं कि जो इस दोनों के बराबर चार्ज स्टोर करेगा, तो उस एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उसे C इक्विवेलेंट कहा जाएगा। इसके बाद बच्चों, अगर आपने देखिए सीरीज़ में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो याद रखिएगा जो टोटल पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने अप्लाई किया वो V दैट वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू Q ओवर C, तो यहाँ पे लिखेंगे Q बाई C। चूँकि ये टोटल पोटेंशियल है तो हम लिखेंगे C इक्वलेंट दैट वुड बी इक्वल टू क्या आएगा, Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2। अब स्टूडेंट्स Q से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आपकी जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई है, 1 बाई C इक्वलेंट दैट वुड बी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो आप इस फॉर्मूला से इसकी इक्वलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। रेसिप्रोकल्स ऑफ कैपेसिटेंसेस आप ऐड करेंगे, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एंड पे रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आप देख सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सारे बच्चे इतने कम से कम फिजिक्स में मैच्योर हैं कि इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास आएगा C1 प्लस C2। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में अटैच किए जाएँ तो उसका फॉर्मूला ये आपके सामने आ गया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर सम। C इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि प्रोडक्ट ले लें उनका, ओवर उनका क्या ले लें, सम। तो ये आप दो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। याद है ये सिर्फ दो कैपेसिटर्स की बात हो रही है। और याद रखिएगा कि अगर दो कैपेसिटर्स, दोनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, और जो छोटा कैपेसिटर होगा यानी जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी, उस कैपेसिटेंस से ज़्यादा दूसरा वाला भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, इवन उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो बड़ा ही कि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें बच्चों
क्या नोट करना है आप लोगों ने? नोट करना है कि जिस कैपेसिटर की रेटिंग कम होगी सीरीज में तमाम कैपेसिटर उस रेटिंग के मुताबिक ही अपने चंद्र चार्ज को स्टोर करेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर या हर जो डिवाइस लगी होती है इस सीरीज़ के अंदर वो किसी दूसरे सर्किट या दूसरी डिवाइस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं होता बल्कि ये डिपेंडेंट सर्किट होता है, हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिखने लगा इंपॉर्टेंट नोट के इन सीरीज द all capacitors cannot store charge more than least rating in the circuit। सर्किट के अंदर जो लीस्ट रेटिंग वाला कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर की रेटिंग से बढ़ के कोई भी कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। अब आप लोगों को रेटिंग का पता होना चाहिए कि कैपेसिटर की रेटिंग का क्या मतलब होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रेटिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब बताया था। तो अगर आपके पास फर्क ले C2 की रेटिंग ज़्यादा है, C1 की रेटिंग कम है, तो C2 भी किसके मुताबिक चार्ज स्टोर करेगा? जो लीस्ट रेटिंग होगी, यानी कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के मुताबिक ही उसके अंदर चार्ज स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। और अगर मेरे बच्चों n कैपेसिटर्स आ जाते हैं फॉर n कैपेसिटर्स, तो आपको फिर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला बनेगा 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू 1/Cn। ठीक है बच्चों। और अगर आपके पास जितने भी कैपेसिटर आपने लगाए हैं सीरीज़ के अंदर अगर तो वो आइडेंटिकल हैं तो आप एक शॉर्टकट भी बना सकते हो, यानी अपना टाइम बचाने के लिए। फॉर आइडेंटिकल n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो CE इज इक्वल टू C/n। और यहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों। तो आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिएगा कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आप जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम निकलेगी। यानी सीरीज में जितने कैपेसिटर ऐड करते चले जाओगे ओवरऑल उनकी कैपेसिटेंस कम होती चली जाएगी। यानी कि वो चार्ज को यूँ कह लें कि बढ़ाने की बजाय, ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की बजाय कम चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करेंगे। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस। यानी कि आप कैपेसिटर्स की तादाद बढ़ा रहे हो तो होना तो ये चाहिए कि अगर कैपेसिटर्स की तादाद बढ़ा रहे हो तो उसकी कैपेसिटेंस तो बढ़नी चाहिए, चार्ज स्टोर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि हर कैपेसिटर ने एक जितना चार्ज स्टोर करना है, तो जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ाते चले जाओगे तो वो इक्वल चार्ज स्टोर करने की वजह से उनकी जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CE इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू n। C कांस्टेंट है यहाँ पे बेटा, यानी कि आइडेंटिकल कैपेसिटेंसीज है सबकी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीज करते चले जाओगे C इक्विवेलेंट डिक्रीज करते चली जाएगी। और ये बात मैंने किसके लिए लिखी है? ओनली फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक सवाल करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। सवाल है जी कि दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2, इनके साथ एक हमने 12 वोल्ट की बैटरी अटैच कर दी। तो आपने बताना क्या है? इसकी C इक्विवेलेंट आपने बताना है कि दोनों के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, Q1 Q2, और आपने बताना है कि दोनों के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, V1 एंड V2। हमें टोटल पोटेंशियल गिवन है 12 वोल्ट जो हमने अप्लाई किया यहाँ पर। तो बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब हमने फार्मूलाज पढ़े इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। जी, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है C इक्विवेलेंट। तो दो कैपेसिटर हैं, सिंपल है, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यूज बता दी जाती हैं। लेट्स सपोज ये है 6 माइक्रोफैरड और ये है 3 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सीरीज में है तो हम इनका प्रोडक्ट ओवर सम ले लेते हैं। प्रोडक्ट है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 6 प्लस 3, दैट वुड बी इक्वल टू 6 3 18/9
2 माइक्रोफैरड इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। इसके बाद हमें पूछा गया कि दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा, तो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर एक जितना चार्ज स्टोर करेंगे। सो हम लिखेंगे कि Q1 दैट वुड बी इक्वल टू Q2, लेट इसे हम Q कर लेते हैं, और ये Q किसके बराबर होगा, C इंटू V, और यहाँ पे V क्या इस्तेमाल किया जाएगा, C इक्वलेंट वाला, और V टोटल वोल्टेज जो हमें गिवन है, तो यहाँ से Q किसके बराबर आ गया, C इक्वलेंट है 2, वोल्टेज है 12, तो ये आ गया 24 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये माइक्रो में गिवन है इसलिए माइक्रो कूलम आंसर आ गया। यानी दोनों कैपेसिटर 24 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर करेंगे। इसके बाद हमें पोटेंशियल पूछा गया है, तो C अगर आपने V1 फाइंड करना है तो आप V1 इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर लें, V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है जी, यहाँ पे कर लें Q इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। Q की वैल्यू है 24 ओवर C1 की वैल्यू क्या है 6, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ऊपर भी माइक्रो में नीचे भी माइक्रो में कैंसिल हो जाएगा। V2 फाइंड करना है तो क्या आएगा, Q बाई C2। तो आपके पास क्या आएगा, Q की वैल्यू 24 है और C2 की वैल्यू 3 है, तो कितना आ गया ये 8 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इनका पोटेंशियल और इनके चार्ज की वैल्यूज फाइंड कर ली और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर ली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलो बच्चे चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस की जानिब बगैर टाइम ज़ाया किए। जब मैं कोई क्वेश्चन लिखवाता हूँ तो वीडियो को पॉज किया करें और फ़ौरन से इसको सॉल्व किया करें। आज हम देखते हैं जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस की जानिब चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड अटैच करते हैं, एंड टू एंड अटैच नहीं करते। इसे हम बोलते हैं साइड बाय साइड कनेक्शन। एक बात वाज़ेह रहे कि सीरीज़ में हमने देखा कि एक कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर की एक एंड से अटैच किया जाता है, जबकि साइड बाय साइड का मतलब ये है एक कैपेसिटर के दोनों एंड्स दूसरे कैपेसिटर के दोनों एंड्स के साथ अटैच किए जाएंगे। यानी लेट्स सपोज मेरे पास ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस C2 है। अब इनके दोनों एंड्स को आपस में, दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड्स को आपने अटैच करना है इस तरह से, तो ये साइड बाय साइड कनेक्शन कहलाता है। यानी कि दोनों एंड्स को दोनों एंड से अटैच करना है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक बैटरी अटैच कर सकते हैं अगर लगाना चाहें। अगर यहाँ पे पोटेंशियल प्लस V है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे चूँकि जब चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा तो एक चार्ज का वैल्यू कुछ यहाँ पर चली जाएगी, कुछ चार्ज की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर आया Q1, यहाँ पर क्या आया Q2, तो दोनों पे डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा। और यहाँ से अगर चार्ज Q आया जो उसमें स्टोर होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो Q होगा, सॉरी पहले तो ये बता दूँ मैं, क्या आप गौर कीजिए ज़रा कि लेट्स सपोज इधर मैं बैटरी अटैच कर देता हूँ। ज़रा सर्किट को अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इसका वोल्टेज V। अब आप देख सकते हैं कि वोल्टेज V का मतलब ये है कि इस टर्मिनल पे प्लस V होगा, इस टर्मिनल पे कितना होगा 0, और ये प्लस V अगर यहाँ पर है इट मीन्स यहाँ पर भी कितना होगा प्लस V, और यहाँ पे कितना होगा 0। और अगर यहाँ पे प्लस V है इट मीन्स यहाँ पर भी प्लस V होगा और यहाँ पर भी प्लस V होगा। इसका 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी V है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 कह देता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल V2 कह देता हूँ, तो V1 वुड बी इक्वल टू V2 एंड दैट इज इक्वल टू V, जो कि टोटल पोटेंशियल आपने अप्लाई किया हुआ यहाँ पर। लेकिन जो चार्ज की वैल्यू है बच्चों
तो यहाँ से चार्ज डिवाइड होकर Q1 C1 की तरफ चला गया, Q2 C2 की तरफ चला गया, तो जो टोटल चार्ज होगा डेट वुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर बच्चों? अब Q इज इक्वल टू CV होता है, तो अगर ये Q टोटल चार्ज है हम लिखेंगे CV, लेकिन यहाँ पे C इक्वलेंट और टोटल वोल्टेज इस्तेमाल किया जाएगा, हो जाएगा C1 V1 और V1 V के बराबर है, ये ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ आएगा C2 V, तो V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। और अगर इस तरह के, और याद रखिएगा कि इसमें हर कंपोनेंट या हर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर से इंडिपेंडेंट होगा। पैरेलल सर्किट हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ईच कैपेसिटर विल स्टोर चार्ज अकॉर्डिंग टू इट्स रेटिंग। हर कैपेसिटर अपनी रेटिंग के मुताबिक चार्ज स्टोर करेगा। सीरीज में ऐसा नहीं हुआ था। सीरीज में क्या हुआ था बच्चों? सीरीज में तो तमाम कैपेसिटर ने लीस्ट रेटिंग के मुताबिक चार्ज स्टोर करना है, जबकि यहाँ पर हर कैपेसिटर ने अपनी रेटिंग के मुताबिक चार्ज स्टोर करना है। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, जिसकी रेटिंग कम होगी वो कम चार्ज को स्टोर करेगा। और अगर यहाँ पर आपके पास n कैपेसिटर्स आ जाते हैं, फॉर n कैपेसिटर्स, तो क्या आंसर आने वाला है? C इक्वलेंट डेट वुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn। और अगर आपके पास सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, सो आप क्या देखेंगे? आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में C इक्वलेंट आएगा NC, वेयर n अगेन द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। और यहाँ पे गौर कीजिएगा ज़रा कि C इक्वलेंट का नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। इट मीन्स अगर आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बढ़ाते हो तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस बढ़ती चली जाएगी, और अगर इक्वलेंट कैपेसिटेंस बढ़ेगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा? इट विल स्टोर मोर एंड मोर चार्ज। यानी पैरेलल में आप जितने कैपेसिटर्स ऐड करते चले जाओगे, इसका मतलब आप उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के काबिल हो जाओगे। सीरीज़ में ऐसा नहीं था। ठीक है जी, तो यहाँ से ये डिफरेंस आ गया पैरेलल में और सीरीज़ के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप किसी एक कैपेसिटर को उतार देते हो, इसका मतलब है कि आपने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कम कर दी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। सीरीज़ में क्या था? अगर आप एक कैपेसिटर को उतार देते हो सीरीज़ से, तो उसकी कैपेसिटेंस को उतारने से बाकी कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करने लगेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक और बात और कीजिएगा, आप सीरीज़ में भी लिखिएगा, पैरेलल में भी लिखिएगा कि सीरीज़ के अंदर देखा जाए तो सीरीज़ में तो रेसिप्रोकल ऐड हो रहे थे, यानी यहाँ पे उस सीरीज़ के अंदर n के साथ इन्वर्स आया था, यानी जितने ज़्यादा कैपेसिटर उतनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम। और सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है इट विल बी लेस देन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आती है वो जितने भी कैपेसिटर लगे होते हैं उन तमाम कैपेसिटर्स की वैल्यू से कम निकलती है, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल ऐड किए जा रहे थे। ऑल कैपेसिटेंसेस जितने भी आपने लगाए होंगे सबसे कम निकलेगी। और पैरेलल में अभी जो हमने देखा, इसमें क्या हो रहा है कि सिंपली एडिशन हो रही है आपके सामने। सिंपल एडिशन का मतलब है जितने कैपेसिटर ऐड करते चले जाओगे वो ओवरऑल आंसर बढ़ता चला जाएगा। इसमें C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा ऑल कैपेसिटेंसेस। ऑल कैपेसिटेंसेस का मतलब है कि जितने भी पैरेलल में लगाए होंगे, अगर लेट्स सपोज ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 2 माइक्रोफैरड का, तो आंसर 2 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा होगा, 1 माइक्रोफैरड से भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपका सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को, अगर ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, तो आपका जो इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो 2 से भी कम आएगा, 1 से भी कम आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये बात आप लोगों ने बड़े अच्छे से नोट कर लेनी है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं पैरेलल का, उसके बाद फिर मैं कंबाइंड क्वेश्चंस करवाता हूँ और सिंपल सर्किट से कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ चलूँगा मैं। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है पैरेलल का। हम 2 कैपेसिटर्स ले लेते हैं जो पहले हमने लिए थे। एक था 6 माइक्रोफैरड का, इसे C1 कह लें आप,
एक था C2 जिसे हम 3 माइक्रोफैरड कह रहे थे। तो आप इनको एक बैटरी से अटैच कर दें और बैटरी का वोल्टेज कितने दिए हमने 12 वोल्ट। प्लस माइनस 12 वोल्ट का मतलब ये है कि अगर ये V है तो इसका मतलब 12 वोल्ट यहाँ पर भी आएंगे और 12 वोल्ट यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि ये ज़ीरो होता है, ये 12 वोल्ट हो गया हाई वाला वोल्टेज और नेगेटिव का लो ग्राउंड हो गया। यहाँ पर भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पर भी ज़ीरो आ गया। अब पूछा क्या जाता है आपसे कि पहली बात तो ये वो बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दी गई है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, यानी दोनों पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो सेम पोटेंशियल डेवलप होगा। आपसे Q1 पूछा जाता है कितना है, आपसे Q2 पूछा जाता है कितना है, और आपसे C इक्वल पूछा जाता है कितना है, और पोटेंशियल दोनों के बराबर होगा, वो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं जब सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, Q1 इज इक्वल टू C1V1 फॉर्मूला। C1 की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखें 12 है, कितना आ गया 72 माइक्रो कूलम में आएगा। उसी तरह से अगर Q2 फाइंड करना है, Q2 इज इक्वल टू C2V2, क्या आएगा, C2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36 माइक्रो कूलम, ये भी माइक्रो कूलम में आ रहा है। अगर आपने C इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो C1 प्लस C2 सिंपल है, 3 प्लस 6 या 6 प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 9 माइक्रो फैरड, और पोटेंशियल बराबर होगा, सारी बात है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V डेट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा सर्किट मैंने आपको सॉल्व करवाया है। इसके बाद तीसरा केस स्टूडेंट्स एक बड़ा स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज केस। उसको समझने के बाद आप लोगों को फिर मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ चला जाऊंगा जिसमें सीरीज और पैरेलल से मिल के आंसर आएंगे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि ई-कैट के अंदर आ चुका है। स्टूडेंट, ये ई-कैट 2014 के अंदर एक ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको आइडिया हो कि आपके एंट्री टेस्ट में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि 2014 में तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी था, लेकिन अभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये था ई-कैट 2014 का, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, एक मैट्रिक का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट फिजिक्स में थोड़े से इमेच्योर है उनके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रैक्टिस करवाया जाए। सवाल ये था, यू हैव 20 कैपेसिटर्स विद योरसेल्फ। A student has 20 capacitors with, ठीक है, each of 15 microfarad, each of 15 microfarad, ठीक है जी। स्टेटमेंट में ज़रा देख के पढ़ रहा हूँ ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए मुझसे। यू नीड a capacitance of around 150 microfarad. You need to combine capacitance of around, you need a capacitance of around 150 माइक्रोफैरड, इतनी आपको कैपेसिटेंस चाहिए। यू कैन अचीव दिस, यू कैन अचीव दिस बाय कंबाइनिंग। ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल स्टेटमेंट देख के लिखी है, मैंने एक भी वर्ड इसमें चेंज नहीं किया। ई-कैट 2014 का क्वेश्चन, ऑप्शंस में लिख देता हूँ मैं, 15 capacitors in series, बी ऑप्शन लेता हूँ 15 capacitors in parallel, 10 capacitors in series, 10 capacitors इन पैरेलल। बहुत ही आसान सवाल है,
वीडियो को पॉज करें और फ़ौरन से सॉल्व करें उसको। वापस आए, सॉल्व कर लिया होगा, मुझे पता है आपने वीडियो पॉज नहीं की, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो पॉज नहीं की। जल्दी से वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करो। बड़े तेज़ हो आप लोग, हैं शरारती काके हो आप लोग। बेटा क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करें, टीचर ने तो करवा देना आप लोगों को, आपने रट भी लेना मुझे पता है, लेकिन जब आप अपने हाथों से कोई प्रैक्टिस करोगे चीज़ को तो उसका जो आपको याद रखने का जो टाइम इंटरवल होगा वो याद रखने का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ों को, और आइंदा आप किसी को सिखा भी सकोगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 20 कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैरड और उसे चाहिए 150 माइक्रोफैरड। स्टूडेंट्स आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें ज़रा। सीरीज़ में क्या है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कम होती है, लेस देन, और पैरेलल में ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब आप देखें ज़रा, कैपेसिटर्स 20 हैं, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स गिवन है आपको टोटल, लेकिन ऑप्शन में गिवन है कि हमें 15 के 15 यूज़ नहीं किए, यहाँ तो हमने 15 यूज़ कर रहे हैं, सॉरी 20 के 20 यूज़ नहीं किए, यहाँ तो 15 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, ये कैपेसिटेंस C गिवन है आपको, C, और ये क्या गिवन है, हमें चाहिए C इक्विवेलेंट, इतनी चाहिए। तो बच्चों जो C इक्विवेलेंट है वो C से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। अब मुझे बताएगा कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो तो सीरीज़ में लगाना चाहिए, पैरेलल में लगाना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चे अगर सोचते हैं कि जैसे मर्जी लगा दो, तो बेटा वीडियो को दोबारा देखो शुरू से, अगर आपने स्किप किया तो अगर आपने कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो नो डाउट आपको पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती और सी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सीरीज़ में है। पैरेलल वाली ऑप्शन नहीं है, 15 या 10। हमें पैरेलल के लिए फॉर्मूला पड़ा C इज इक्वल टू NC। स्टूडेंट्स अगर आपको N फाइंड करना है तो CE बाई C आ जाएगा। CE 150 है और ये 50 है, तो इसका आंसर आ गया 10। तो हमने 10 कैपेसिटर्स को पैरेलल में अटैच करना है, तो उसकी कैपेसिटेंस 150 हो जाएगी। अब हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तीसरा केस है। ये बेसिकली कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है और वहाँ पर हमें सीरीज़ और पैरेलल से सर्किट को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों देखना ज़रा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ये एक मेथड है जिससे हम सर्किट को जिसमें कैपेसिटर्स लगे हों सॉल्व कर सकते हैं। और ये रेजिस्टर्स के लिए भी हो सकता है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी ये सर्किट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीट का मतलब गंदम, स्टोन का मतलब पत्थर, ब्रिज पुल, गंदमी पत्थर वाले पुल का तरीकाकार अगर ऐसा सोच रहे हो तो बेटा ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अपनी क्लास 12 में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा हुआ है और वहाँ पर आपने रजिस्टर लगाए थे, तो लाजमी नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज रजिस्टर ही लगे हों। आप कोई भी 5 चीज़ें इस्तेमाल कर लें, एक रजिस्टर इस्तेमाल कर लें या कैपेसिटर इस्तेमाल कर लें या डायोड इस्तेमाल कर लें, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था। तो बहरहाल मैं आपको सर्किट बना के देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। अगर मेरे पास 5 कैपेसिटर हैं और आप उन कैपेसिटर्स को इस तरह से अटैच कर दें, C1, C2, C3, C4 और यहाँ पर एक कैपेसिटर अटैच कर दें C5। अगर इस तरह का कोई सर्किट है बेटा, इस सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह का बना हो या इसको थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स करते हैं, ये से बड़ा सिंपल बनाया मैंने, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स कैसे करूँगा मैं? कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं इसको अब यूँ करने लगा हूँ कि जो आप लोगों ने पार्ट 2 में एक्चुअली मैं अपनी शेप पढ़ी थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो वाली असल शक्ल बना लगा हूँ इसकी मैं। ये देखिएगा ज़रा, अगर इस तरह से बनाओ, यहाँ पर भी लगा दें कैपेसिटर, यहाँ पर भी लगा दें कैपेसिटर, यहाँ पर भी लगा दें कैपेसिटर और यहाँ पर भी लगा दें एक कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा दें। अगर इस तरह से हो तो भी ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, नाम रख लें, ज़रा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की डिफरेंट शक्लें बता रहा हूँ, आप पहले डिफरेंट शक्लों को देख लें। व्हीटस्टोन ब्रिज किस किस शक्ल में हो सकता है? ये सर्किट और ये सर्किट सिमिलर है, ये C1, ये C2, ये C3 और ये
4। ठीक है जी। बल्कि अगर मैं इसको देखा जाए तो इस सर्कल के मुताबिक ये वाला C3 है, नहीं C2 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है जी, इसके मुताबिक मैंने ये बनाया। अच्छा, और ये वाला C5 है। अब कैसे सिमिलर है, मैं अभी आपको सारी डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ सिमिलर कैसे हैं। एक उसकी एक और शेप हो सकती है, और वो शेप क्या है कि जी एक ट्विस्टन ब्रिज की शक्ल ये वाली हो सकती है। ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, दिस इज C1, C2, C3, C4 एंड C5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला अभी सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके अलावा इसकी एक और शक्ल है, और वो शक्ल कुछ इस तरह से है। अभी मैं सारी शक्लों को बताऊंगा, सारी शक्लें एक जैसी हैं। एक्चुअली सारे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेंगे। ये है जी C1, C2, C3, C4, C5, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। और एक और शक्ल है इसकी जो बन सकती है, और वो कौन सी शक्ल बन सकती है बेटा? वो ये वाली बन सकती है, एक A बड़ा A, एक उसके पे छोटा A, और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी कैपेसिटर, यहाँ पर भी कैपेसिटर, यहाँ पर भी कैपेसिटर, और यहाँ पर भी कैपेसिटर। अभी उन्होंने देख के बताया, नोट्स के अपने देखा मैंने। अगर ये टर्मिनल सपोज ये टर्मिनल A है, ये वाला टर्मिनल B है, और ये है C1, C2, ये वाली C3, C4 एंड दिस इज C5। ये जो मैंने 5 शक्लें बनाई हैं, सारे के सारे व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब जो बच्चों ने पार्ट 2 में तो सिर्फ ये शक्ल पड़ी हुई है, अब मैं बाकियों को समझा देता हूँ सारे क्या हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी, बाकी सारे देखने में बड़े खौफनाक किस्म के लग रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ज़रा। हाँ, एक और बना देता मैं यहाँ पर। अगर मैं क्या करूँ कि इस C5 को उठा के यहाँ पर लगा दूँ ना A और B के दरमियान में, तो फिर ये नहीं रहेगा। अभी आप देखें कैसे होगा आपके सामने। देखें ज़रा, ये शक्लें सब पार्ट 1, 2 में सब बच्चों को याद है, पढ़ी हुई हैं। A के साथ C1 अटैच है, C2 अटैच है, और दो आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, B टर्मिनल के साथ C3 अटैच है, C4 अटैच है, और C1 और C3 के दरमियान में C5 आ रहा है यहाँ से, और C2 और C4 टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें ज़रा, A1 से C1 अटैच है, यहाँ से A2 से C2 अटैच है, मतलब इसके सिमिलर आ गया। B से C3 अटैच है, B से C4 अटैच है, ठीक हो गया, और दरमियान में C5 आ गया, सिमिलर हो गया। यहाँ से देख लें, A से C1 अटैच है, C2 अटैच है, क्लियर। B से C3 अटैच है, C4 अटैच है, और इनके दरमियान में C1 और C3 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ गया। C2 और C4 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ गया, जैसे यहाँ पर है C1 और C3 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ रहा है, C2 C4 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख लें आप ज़रा, A के साथ C1 अटैच है, A के साथ C2 अटैच है, B के साथ C3 अटैच है, B के साथ C4 अटैच है, और C1 और C3 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ रहा है, C3 और C4 के कॉमन टर्मिनल पे C5 आ रहा है, यानी कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब यहाँ पे देख लें ज़रा आप, A1 के साथ C1 अटैच है, A के साथ C2 अटैच है, और यहाँ से B के साथ C3 अटैच है, B के साथ C4 अटैच है, और C1 और C3 का जो कॉमन टर्मिनल है वो C5 के साथ अटैच है, और C2 C4 का जो कॉमन टर्मिनल है उसके वो भी C5 से अटैच है। इसका मतलब ये सारी शक्लें ओवरऑल व्हीटस्टोन ब्रिज हैं। अभी 5 शक्लें, 1 2 3 4 5 शक्लें ज़हन में रख लें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए ज़रा। मुझे कहा जाता है इसमें से किसी की भी, क्योंकि एक ही सर्किट है सारा एक जैसा ही है, शक्लें बदली हुई हैं, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो थोड़ी डिटेल में ले जाता हूँ, बजाय कि रटा मारने के लिए आपको बता दूँगी ये फॉर्मूला है। आप देखें ज़रा, इसकी सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं एक कंडीशन लगाने लगा हूँ।
इस कंडीशन से आपका सर्किट थोड़ा सा सिमेट्रिकल हो जाएगा और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन में नो डाउट रेजिस्टर लगे हुए थे, आज कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो फ़र्क कोई नहीं होगा ज़्यादा। कंडीशन लगाने लगाऊंगा C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 या C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। एक ही बात है, C2 उधर लेके आ गया, C3 लेकर आ गया। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, अगर इनमें से कोई कंडीशन पूरी हो जाए तो आपने क्या कर देना है, इग्नोर करना है C5 को। अब इस बात को समझना आपको, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आपने C5 को इग्नोर करना है। अब C1 C2 के आपके सामने बना हुआ है, इग्नोर क्यों करना है उसको समझना है आपको बस। अगर आपको ये सर्किट ज़हन में है, बाकी अगर पहले नहीं पढ़े हो तब आप पढ़ें, तो ये अगर ये ज़हन में रखा हुआ है आप लोगों ने, तो फिर आप कैसे याद रखोगे, इस सर्किट के अकॉर्डिंगली आप बना के रखोगे Z, या तो Z बनाओगे या क्या बनाओगे, उल्टा N बनाओगे, Z या उल्टा N। अब Z का मतलब क्या है कि यहाँ पर C1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, C3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, C2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, C4 आ रहा है। ये देखो C1 C3 C2 C4 Z बना लिया, यानी आपने करना है Z के अकॉर्डिंगली C1/C3 C2/C4, यानी इनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो अगर ऐसा होगा ये कंडीशन, या उल्टा N के मुताबिक अगर आपने चेक करना है, यानी उल्टा N बना हुआ आपके सामने, तो फिर यहाँ पर क्या है, C1 C2 C3 C4, तो इनको आपस में डिवाइड कर दो आप, C1/C2 C3/C4। इस सर्किट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखने के तरीका बताया मैंने। अब C5 को इग्नोर क्यों करना है, ये सर्किट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये सारे इक्वल हैं, सपोज करें जी C आपको ये समझाने के लिए C5 इग्नोर क्यों करना है आपने। और मैं ये देखूं कि देखें ये सिमेट्री है दोनों तरफ, इसका रेसिप्रोक, इसके सामने ये C है, इसके सामने ये C है, यानी कि यहाँ पर एक सिमेट्री क्रिएट हो चुकी है। इस लाइन के अकॉर्डिंगली, इस लाइन के जो इस तरफ है वही उस तरफ है, इसे बोलते हैं मिरर। जैसे आप जब मिरर में देखते हैं तो जो मिरर के बाहर होता है वही मिरर के अंदर होता है, दूसरी तरफ होता है, तो जो इस तरफ है वही इस तरफ है। इसे बोलते हैं बच्चों मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री को आप तवज्जो कीजिएगा ज़रा, यानी कि मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि ये और ये आपस में बराबर है, यानी जो इधर है वो इधर है, LHS RHS बराबर हो गए। अब आप देखें ज़रा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि इसमें चार्ज है Q, तो इसमें भी चार्ज कितना होगा, Q, क्योंकि इसका मिरर है ना, जितना चार्ज यहाँ पर उतना चार्ज यहाँ पर। मिरर का मतलब ये है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अच्छा, अगर यहाँ पर चार्ज है Q, तो यहाँ पर भी चार्ज क्या है, Q। क्यों कि जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। तो बच्चों अगर यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे Q चला गया, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चला गया, तो इस पॉइंट पे कितना चार्ज आया, 0। जो Q आया Q चला गया, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ से Q आया Q चला गया, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, 0 चार्ज आया। जब कैपेसिटर पे चार्ज ही 0 है तो इसकी कैपेसिटेंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये यूँ कह लें कि इनइफेक्टिव कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा सर्किट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर देंगे, C5 को इग्नोर कर देंगे और बाकी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब लगानी है आप लोगों ने, जब ये कंडीशन पूरी होती हुई दिखाई दे आपको। अभी मैं सर्किट सॉल्व करूँगा, लाजमी नहीं कि इक्वल हो, ठीक है। अगर अनइक्वल होते हैं तो कंडीशन ये लगेगी आपके सामने। मैं मिसाल देता हूँ आपको जी, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, मैंने आपको समझा दिया। एक और तरीके से समझ लो इसको आप, इस पे एक और तरह की सिमेट्री भी लगाई जा सकती है, और वो सिमेट्री हम लगाएंगे इस लाइन के अकॉर्डिंगली, इस लाइन पे लगाएंगे, यानी जिस पॉइंट पर टर्मिनल्स A और B आ रहे हैं, इसे बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। ये नोट करते हैं अच्छे से, ये जब मैं रजिस्टर पे जाऊंगा तो इसको मैं फोल्डिंग सिमेट्री को डिटेल से बताऊंगा, मिरर सिमेट्री को भी बताऊंगा। फोल्डिंग सिमेट्री उन टर्मिनल्स पे होती है जिन टर्मिनल्स पर आप लोगों ने पोटेंशियल दिया हुआ है A और B पर। मिरर सिमेट्री यहाँ पर लगाई थी मैंने आपके सामने।
यहाँ पे देखें ज़रा, फोल्डिंग सिमेट्री में क्या किया जाता है, वोल्टेज चेक किया जाता है, पोटेंशियल चेक किया जाता है। सपोज करें यहाँ पर पोटेंशियल ए है तो बच्चों यहाँ पर भी ए होगा, क्योंकि फोल्डिंग में ऊपर नीचे बराबर होगा। अगर यहाँ पर पोटेंशियल लेट सपोज सी है या कह लें वी है तो यहाँ पर भी वी होगा, और यहाँ पर अगर पोटेंशियल बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, बी होगा। फोल्डिंग में सिमिलर होंगे, पोटेंशियल सिमिलर रखना है। मिरर में क्या करना था, चार्ज सेम रखना था आपने। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो, वी डिफरेंस जीरो है। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, इसमें किसी किस्म का चार्ज स्टोर नहीं होगा। अगेन C5 क्या हो गया आपका, इग्नोर हो गया, यानी कि निगलेक्ट कर देंगे, इनइफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने C5 को इग्नोर कैसे करना है वो बता दिए। अब आपने सॉल्व कैसे करना है इसको, आप देखें, इसको आप यहाँ से मिटा दें, अब इसको मिटा दें आप, क्योंकि इसको इग्नोर कर दिया आप लोगों ने। अब इग्नोर कर दिया है तो बाकी को सॉल्व कर लें आप। आप देखें ज़रा, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, उन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपस में पैरेलल होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप जानते हैं कि सीरीज़ में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं और सीरीज़ में रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। इनका आंसर आएगा C1 C3 यानी प्रोडक्ट ओवर सम। इसका आंसर आएगा C1 C3 ओवर C1 प्लस C3। ठीक है जी, इसका आंसर क्या आएगा, C2 C4 ओवर C2 प्लस C4, और दोनों आपस में पैरेलल है तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगी C1 C3 ओवर C1 प्लस C3 ये वाली, और प्लस ये वाली C2 C4 ओवर C2 प्लस C4। ठीक हो गया बच्चों। और अगर ये सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, एक तो कंडीशन ये लग गई, और अगर सारे के सारे बराबर हों, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4, तो याद रखिएगा C, अगर ये C है तो बेटा C इक्वलेंट भी C के बराबर ही निकलेगा। अब ये साबित कर लेते हैं, अगर सारे आइडेंटिकल होते तो देखें, C इक्वलेंट हमारे पास आया है C1 C3 ओवर C1 प्लस C3 प्लस C2 C4 ओवर C2 प्लस C4। ठीक है बच्चों, अब सारों को C कर दें आप, देखना ज़रा, ये तो कब है, जब आपकी पहली वाली कंडीशन पूरी होती होगी। C5 को इग्नोर करके आपके पास आंसर आएगा, बाकी आपने वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर, C1 C2 की जो भी वैल्यूज गिवन होगी। अगर सारे इक्वल हैं, देखें ज़रा, इक्वल करने से क्या होगा, C1 C ओवर C प्लस C ओवर C प्लस C तो मर्चे लग गए, अब C हो रही है बस हमारे पास। अब बच्चों देखना ज़रा क्या होने वाला है, इसको सोल्व करते हैं, आंसर क्या आने वाला, ये आपने नोट तो कर लिया होगा। जी, अब देखिएगा ज़रा, ये क्या हो गया ऊपर, C इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई 2C प्लस C स्क्वायर बाई 2C। एल्शियम ले लें आप, आंसर क्या आएगा 2C, यहाँ पर क्या आएगा C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2C स्क्वायर ओवर 2C से C कैंसिल, आंसर क्या आ गया, C आ गया। यानी कि अगर सारे कैपेसिटेंसेस इक्वल होंगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी उन्हीं के बराबर निकल आएगी। तो आपको बस इस पूरे लेक्चर में क्या याद रखना था, मैंने आपको बेसिकली डिटेल समझाई हैं। अब आपको याद क्या रखना है, अगर आपने एंटी टेस्ट एग्जाम में थोड़ा टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगर कोई इस तरह का वेस्टर्न ब्रिज बना आ जाए तो आपने पहले ये कंडीशन चेक करनी, क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो C5 वाले को इग्नोर करके आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट ओवर सम प्लस प्रोडक्ट ओवर सम, सही है। और अगर सारे कैपेसिटेंसेस इक्वल हैं तो सिंपल आपने क्या कह देना है कि उनका आंसर भी C ही होगा। यानी कि अगर ये सारों की वैल्यू, लेट्स सपोज सारों की वैल्यू मैं कहता हूँ जी 1 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, अगर सारों की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है तो आंसर भी क्या आएगा, 1 माइक्रोफैरड ही आएगा। अगर सारों की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है तो आंसर भी 2 माइक्रोफैरड आएगा। अगर सारों का आंसर 3 माइक्रोफैरड है तो आंसर भी 3 माइक्रोफैरड ही निकलेगा। लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो फिर आपने कंडीशन लगानी है, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर आप C5 को इग्नोर करके C1 और C3 का प्रोडक्ट ओवर सम प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट।
मेरे पास अगर दो कैपेसिटर्स हैं इस तरह से, एक प्लेट ये वाली है इसकी, ये देखें ज़रा, ये कैपेसिटर हैं दो प्लेट्स, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये वाला इस तरह से, यहाँ पर टर्मिनल ए है, ये वाला टर्मिनल बी है। वैसे आप जानते हैं कैपेसिटेंस का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, और अगर ये ए पर पॉजिटिव सपोज करो और बी पर क्या है, नेगेटिव है, तो आप देखें ज़रा इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखें ज़रा ये से, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आपने सबसे पहले मुझे बताना है कितने कैपेसिटर्स हैं ये, हाउ मेनी कैपेसिटर्स। आप देखें ज़रा, तो एक कैपेसिटर ये वाला बन गया, C1 कह लें इसे आप, इसकी कैपेसिटेंस जो भी कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर ये बन गया, देखो ज़रा कितना आ गया, C2, या बल्कि C कह लें इसको आप, क्योंकि आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, जब तक डायमेंशंस चेंज नहीं करते कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। ये मेरा पिछला टॉपिक था, लेक्चर था, वो उसमें देख लीजिएगा आप लोग जाके। और एक कैपेसिटर ये वाला बन गया, तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, देयर आर 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट 4 है, कैपेसिटर कितने बने हैं, 3 हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ प्लेट 4 है, कैपेसिटर्स 3 बने हैं यहाँ पर। अब मुझे बताइए आपस में सीरीज़ में है कि पैरेलल में है। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया आप लोगों के लिए। हमें देखना ये है कि क्या अगर तो पोटेंशियल बराबर आ रहा है, अगर तो पोटेंशियल दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो फिर पैरेलल में होंगे, अगर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो सीरीज़ में होंगे। आप इस कैपेसिटर पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल आ गया। फिर इस कैपेसिटर पे देखें तो सेम पोटेंशियल वो इसी के ऊपर आ रहा है। फिर तीसरे वाले को देखेंगे सेम पोटेंशियल इसी के ऊपर आ रहा है, यानी तीनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल आ रहा है। इसका मतलब है इसकी जो C इक्विवेलेंट होगी बच्चों वो कितनी होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी ये 3C। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 3C, क्योंकि ये पैरेलल, दे आर पैरेलल, और 3 कैपेसिटर हैं। और C का फॉर्मूला आप जानते हैं कि C होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट डेट वुड बी इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। अब इसको अगर मेरे पास ये 4 प्लेट्स हैं, लेट्स सपोज 10 प्लेट्स होती या n प्लेट्स होती, तो फिर आप इसका एक शॉर्टकट याद कर लें। शॉर्टकट क्या बनेगा इसका, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो जो C इक्विवेलेंट होगी डेट वुड बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू C। C ये वाली कैपेसिटेंस होगी n माइनस 1। n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेट्स, 1 2 3 4, अगर 4 है तो 4 माइनस 1 3, 3C आंसर आ गया। क्लियर। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर मैं कैपेसिटर्स को इस तरह से अटैच कर देता हूँ, लाइक 2 प्लेट्स ये वाली कैपेसिटर की और 2 प्लेट्स ये वाली कैपेसिटर की, इस तरह से लें जी। ये टर्मिनल A इसके ऊपर सपोज करें पॉजिटिव है और टर्मिनल B इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, इसकी CE क्या होगी, देख लेते हैं। लेकिन जी A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और इस प्लेट पे कौन सा आ गया, यहाँ से देखें नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। अब इस प्लेट पे भी कौन सा आएगा, इस प्लेट पर भी नेगेटिव आ रहा है, और इस प्लेट पे कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव पड़ा हो, नेगेटिव के सामने नेगेटिव पड़ा हो, ऐसा नहीं होता। अब देखिए ज़रा, एक कैपेसिटर तो ये आ गया, ये वाला, इसकी कैपेसिटेंस C है, और एक कैपेसिटर ये वाला आ रहा है। लेकिन ये जो है, ये जो चीज़ है नेगेटिव नेगेटिव, ये तो कैपेसिटर नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है ये वाला कैपेसिटर नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने। तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर हैं यहाँ पर। अगर 2 कैपेसिटर हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। फिर आप देखें कैपेसिटर 2 हैं तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे C प्लस C डेट इज इक्वल टू 2C। क्लियर है जी।
इसके बाद एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन लिखिएगा। और 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड। 7, ये अब आपने खुद करना है, खुद से मना दें, वीडियो को रोक के फ़ौरन करना है आप लोगों ने। 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड are to connected in a configuration, are connected in a configuration। अभी जो पढ़ा सारा के सारा सॉल्व करने लगे हम। To obtain a effective resistance of 10/11, to obtain a effective capacitance of 10/11 microfarad, what will be the configuration? ठीक है, what will be the configuration of the capacitors? कैपेसिटर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ऑप्शन में ले देता हूँ, ऑप्शन में डायग्राम बना लें या जो मर्जी कर लें। यानी 5 सीरीज़ 2 पैरेलल, ये 5 सीरीज़ 2 पैरेलल, ये कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे आप। ये आप क्या लगाएंगे? 4 सीरीज़, अगर 4 है तो ये 3 हो जाएंगे, 3 पैरेलल, ये बी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन 3 सीरीज़ 4 पैरेलल, और डी ऑप्शन आ गया 2 सीरीज़ 5 पैरेलल। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको सॉल्व करें जी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अभी हमें 1 बाय 1 सारे चेक करने पड़ेंगे और मजबूरी है, क्योंकि इसको सॉल्व को इसके ऊपर हम कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, हमें सारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं सारे सॉल्व करने की बजाय आप बाकी ट्राई कीजिएगा, तरीका मैंने बता दिया है। ये सीरीज मैं पहले इसकी डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। 5 सीरीज एंड 2 पैरेलल, देखें 5 सीरीज 2 पैरेलल, तो 5 1 2 3 4 5 और 2 पैरेलल, इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई पहली वाली। दूसरी वाली क्या, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3, बाकी यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे कर लें आप। यहाँ 1 2 1 2 3 4 5, लें जी, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ये ऑप्शन में आपके सामने जो बनाई है मैंने। अब सवाल ये है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन से आपका आंसर आएगा। अब आप देखें ज़रा, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है? 2 2 2 2 2 2, और ये भी 2 ये भी 2। ठीक है जी। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखें, सीरीज़ के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि C/N, और पैरेलल के लिए क्या पढ़ा? NC। ठीक है जी। अब इसको आपने अप्लाई करना है पैथारों के ऊपर। ये सीरीज़ में कितने हैं? ये है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/5। C 2 है और ये 5 है, तो 2/5 आंसर आएगा। 2/5 इसका आंसर आ गया। सीरीज़ वालों का आंसर आ गया 2/5, और पैरेलल वाला आंसर का आ गया 2 to the 4, यानी 2 to the 4, पैरेलल वाले आंसर आ गया 4। अब ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? ये दोनों आपस में सीरीज़ में आ रहे हैं, तो C इक्वलेंट बनेगा प्रोडक्ट ओवर सम, यानी 4 × 2/5 ओवर 4 + 2/5। आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10/11 आंसर नहीं आएगा। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे आपका काम सॉल्व करना। बी ऑप्शन देखें ज़रा, यहाँ से कितने आएगा? कितने सीरीज़ में? 4, तो आंसर क्या आ गया? सीरीज़ का आ गया 2/4, दैट इज इक्वल टू 2। 4 सीरीज़ में, 3 पैरेलल में, तो 3 to the 6। अब इनका आपस में सीरीज़ में आया तो C इक्वलेंट बनेगा प्रोडक्ट ओवर सम, 6 × 2 ओवर 6 + 2। इसे भी आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ रहा। सी ऑप्शन में है, सीरीज़ वालों का क्या आंसर आ रहा है?
ये आएगा 2/3 और पैरेलल वालों का आंसर क्या आएगा, पैरेलल वालों का आंसर आएगा 4 × 2 यानी कि 8 और इक्वल क्या बनेगा, प्रोडक्ट ओवर सम। इसका भी रिक्वायर्ड आंसर आप चेक कर सकते हैं, नहीं आने वाला। और लास्ट में है सीरीज, कितना है जी, 2 सीरीज में है तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 और पैरेलल में जो आ रहे हैं उनका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 है तो 5 कितने हैं जी, 5 × 2 10 आ गया। अब इनका इक्वल क्या आएगा, प्रोडक्ट ओवर सम, 10 × 1 ओवर 10 + 1 दैट इज इक्वल टू 10/11। सो हमने देखा कि राइट ऑप्शन क्या आ रही है, डेल्टा, यानी 2 सीरीज में लगाने और 5 पैरेलल में लगाने हैं। और इस तरह के सवाल बेटा आपके ई कैट के अंदर देखे जा चुके हैं कि कितने सीरीज में लगाने हैं, कितने पैरेलल में लगाने हैं। इवन प्री मेडिकल में इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, प्री मेडिकल के एग्जाम्स की बात करो जो MBBS बच्चे करना चाहते हैं, NMD कैट या MD कैट या M कैट पहले कहते थे, उसमें सेम क्वेश्चन था, सिर्फ फ़र्क क्या था, उसमें कैपेसिटेंस की बजाय रजिस्टर लगाए हुए थे, 10/11 ये पूछा गया था तो आंसर बताना था आपको। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल कर लेते हैं जी। मेरे पास सवाल है एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ट्वेंटी 24 वाला क्वेश्चन है जी। 24 का मतलब जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ 24 नंबर पे, मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है, जैसे ही आपका ये कैपेसिटर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कैपेसिटर का इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ना है, फिर कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 3 लेक्चर में जो कुछ आपने सीखा होगा इसमें से मैंने 15 या 20 MCQ से टेस्ट लूँगा। तो जो बच्चे टेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे मुझे वो कमेंट में बताएंगे, मैं कमेंट में उनको फिर अपना नंबर दूंगा, वैसे स्लाइड पे नीचे नंबर भी चलेगा मेरा, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे मैं उनकी क्लास बना लूँगा गूगल क्लासरूम के अंदर, वहाँ पे वो उस टाइम के मुताबिक टेस्ट पोस्ट हो जाएगा, फिर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, यानी सिर्फ़ और सिर्फ इसके क्वेश्चन होंगे कैपेसिटर्स के, और फिर मैं आफ्टर डैट उस टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो आज मैं MCQs की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके टेस्ट में अच्छे परफॉर्मेंस हो सके, और वो टेस्ट सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था, प्रैक्टिस के लिए होगा। क्वेश्चन है मेरे पास, एक कैपेसिटर है इस तरह से और एक कैपेसिटर इसके यहाँ पे लगा दिया और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे बैटरी लगा दी, बैटरी का पोटेंशियल V है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और वोल्टेज V1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज की वैल्यू Q2 है और वोल्टेज की वैल्यू V2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, चार्ज की वैल्यू Q3 है और वोल्टेज V3 है। अब आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ करेक्ट ऑप्शन, जी। तो ये ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दी है। आप कहेंगे सर ये आपने कैसे जादू से लिख ली है, तो जादू से नहीं लिख ली, मैंने वीडियो यहाँ पर रोक के लिख के फिर आपको स्टार्ट कर ली वीडियो। तो ये ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने करनी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये देखें ज़रा, ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में मैंने बताया कि हर कैपेसिटर अपनी अपनी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली चार्ज स्टोर करता है। तो अगर दोनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, दोनों का चार्ज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। Q2 इज़ नॉट इक्वल टू Q3, तो यहाँ पर लिखा हुआ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ये तो आप छोड़ दें इसको। सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, ये कैपेसिटर्स के साथ सीरीज के अंदर आ रहे हैं, इन दोनों का वोल्टेज बराबर हो सकता है, V2 इज इक्वल टू V3 हो सकता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो V1 इज नॉट इक्वल टू V2 और V3। हाँ, आप यूं कह सकते हैं, या ऑप्शन में देखें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या ये पोटेंशियल इन सब के सम के बराबर होगा? नहीं, तो क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे, तो दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, यानी कि आप लिखेंगे जिसमें V आएगा दैट वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे, या V1 प्लस V3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ये वाले। तो फिर ये आएगा
लेकिन ऑप्शन में लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये बात गलत है। यहाँ पे देखें ज़रा, v इज इक्वल टू v1 प्लस v3, यानी ये ऑप्शन ठीक मिल रही है। अच्छा चार्ज देखें ज़रा, यहाँ पे चार्ज मैंने कहा था सीरीज़ में चार्ज, अगर यहाँ पे जितना चार्ज आया है ये वाला चार्ज, उतना ही चार्ज यहाँ पर आएगा दोनों के पास, क्योंकि ये कंपोनेंट और ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों मिलके इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। तो इसका चार्ज ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि इसने अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक चार्ज शो करना है। इन दोनों के पास जो टोटल चार्ज होगा वो इस अकेले के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके साथ सीरीज़ के अंदर है। सीरीज़ में चार्ज की वैल्यू बराबर रहती है, तो जो Q1 होगा वो Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 और V1 इज इक्वल टू V3। तो दिस इज द राइट ऑप्शन सी। और डेल्टा, हमारी बात सी मिल गया, डेल्टा देखें V2 इज इक्वल टू V3, ये बराबर है, लेकिन Q2 इज इक्वल टू Q3, ये दोनों बराबर, चार्ज बराबर नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये आपकी एक ऑप्शन आ गई।